बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेश खिदमत है प्रोग्राम सदाए कश्मीर। हम हैं आपके मेज़बान सैयद महमूद गर्देज़ी और मेरे साथ राजा कफ़ील अहमद ख़ान साहब तशरीफ़ रखते हैं, सीनियर साफ़ी है। नाज़रीन, 1443 हिजरी यानी ये मुहर्रम का आज 6वीं मजलिस होगी और पूरे मुल्क में ही नहीं पर पूरी दुनिया में मुहर्रम की और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अक़ीदत और शान बयान करने के लिए पूरी दुनिया में मजालिस हो रही है। इन मजालिस का एहतमाम मुख्तलिफ़ मुल्कों में मुख्तलिफ़ अंदाज से होता है, लेकिन इस वक्त खुशी का ये मकाम है कि सऊदी अरबिया में भी मजालिस का आगाज़ हुआ तो इससे बड़े अरसे से हुआ है, लेकिन इस वक्त उनकी जो जुलूस जो हैं वो सड़कों पर भी निकल आए हैं। तो ये एक अच्छा पैगाम है। मैं समझता हूँ कि सऊदी हुकूमत को इस हवाले से क्रेडिट देना चाहिए और उनको इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह उनकी इस सोच में और बरकत दे। लेकिन बहरहाल ये एक अच्छी पेशरफ्त है। इसी के साथ नाज़रीन, 14 अगस्त हमारी कौम ने पूरे पाकिस्तान में हमारे बच्चों ने, जवानों ने, सब ने मिलकर 14 अगस्त मनाया और झंडे लेकर बाहर निकले और शाम को वापस आए, एक दूसरे को मुबारकबाद दी। तो मैं ये चाहूँगा और ये आपको इस प्रोग्राम की तवसत से ये चाहता हूँ कि मैं आपको मुबारकबाद दूँ, लेकिन उससे पहले मेरे चंद बुनियादी सवालात हैं कि नाज़रीन, क्या हमने अपने 14 अगस्त बनाने से पहले क्या हमने सोचा अपने घरों का कचरा, किचन का वेस्ट अपने मेन गेट पर और सड़क के ऐन चौराहों पर फेंकना बंद कर दिया? क्या हमने अपनी ट्रैफिक रूल्स और अपनी जो ट्रैफिक लाइट्स हैं उनको तोड़ना बंद कर दिया और जो ट्रैफिक रूल्स हैं उन पर पाबंदी करने का इहादा किया? हमने प्रैक्टिस की कि हम उस एक लॉ अबाइडिंग जो लॉ को कानून के पासदारी करने वाले शहरी हैं, क्या हमने इस कानून का एहतराम किया? इसी तरह से हमने ये देखना है कि हमारे जो मुल्क में हमारे वज़ीर आज़म जो हैं उन्होंने जो हर महीने या 2 महीने के बाद कौम से टेलीफोन के ज़रिए ख़ताब भी करते हैं, टेलीफोन भी सुनते हैं, लेकिन उनसे ये गुजारिश करूँगा और उनको मुबारकबाद देने से पहले उनसे ये चंद सवालात रखूँगा कि मेरे वज़ीर आज़म जो इस वक्त कौम की सबसे बड़ी जो मुश्किल है वो महंगाई है, क्या आपने अपने दफ्तर में एक छोटे से टेलीविज़न यानी LCD दीवार पर लगा कर किसी एक क्लर्क को बैठा कर पाकिस्तान के जितने अजला हैं वहाँ के डिप्टी कमिश्नर की जिम्मेदारी लगाई कि वहाँ से जो टमाटर जो प्रोड्यूसर है वो वहाँ से लेकर मंडी तक पहुँचने तक उस टमाटर की कीमत क्या होती है और उस टमाटर को आगे ख़रीदने वाला वो कितने पैसे देकर तो उस टमाटर को घर तक लाता है। और इसी तरह जितनी भी सब्जियां हैं, जितनी भी आइटम्स हैं, आटा है, दालें हैं, चीनी है, इन सब चीज़ों पर ये तकरीबन 15 से 18 आइटम्स हैं जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की है। क्या वज़ीर आज़म साहब आपने हर रोज़ उस LCD पर देखने की जहमत गवारा की ताकि मैं आपको मुबारकबाद पेश कर सकूं? नाजरीन, इसी पाकिस्तान 14 अगस्त बनाने से पहले ये बनने की जो ज़रूरत थी, इस आज़ादी की जो ज़रूरत थी, हमारे मोहसन लीडर, हमारे मोहसन आज़म यानी कायदे आज़म ने जब इस पाकिस्तान के हुसूल के लिए जद्दोजहद की थी तो उस वक़्त ये था कि हिंदू चूँकि एक मुतअस्सब और कौम प्रस्त और फ़िरका प्रस्त कौम है और उस हवाले से हम मुसलमान उनके साथ रह नहीं सकते। लेकिन आज़ादी हासिल करने के बाद मैं आपको मुबारकबाद देने से पहले ये पूछूंगा कि क्या हम फ़िरकों में तकसीम नहीं हैं, क्या हम कौम प्रस्ती में तकसीम नहीं हैं, क्या हम जो अपने अपने सूबे हैं सूबा प्रस्ती में हम तकसीम नहीं हैं? हम सिंधी पहले हैं, बलोची पहले हैं, पठान पहले हैं, पंजाबी पहले हैं, कश्मीरी पहले हैं, लेकिन हम पाकिस्तानी आज तक बनने की जहमत गवारा नहीं की और हमारी उम्र 74 साल हो चुकी है। क्या हम इन तमाम फ़िरका प्रस्ती को और इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करके क्या हम एक पाकिस्तानी बनने की कोशिश की हमने ताकि हम एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर सकें? और क्या हमने एक दूसरे के घरों में जब रिश्ते लेने और देने के लिए जाते हैं तो क्या हमने फ़िरकों के हवाले से ये नहीं पूछा कि तुम शिया हो या तुम सुन्नी हो? अगर हम उन्हीं बुनियादों पर हम रिश्ते भी करते हैं और हम उन्हीं बुनियादों पर ज़िंदा रहने की कोशिश करते हैं तो यकीनन हमें 14 अगस्त की ये त्यौहार और 14 अगस्त के ये झंडे लेकर और ये कालक मलकर हमें शाम को अपने अपने मुंह पर कालक मलकर हमें शाम को अपने घरों में नहीं आना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि क्या हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा लगाने का
अहल हैं। इसी तरह जनाब वज़ीर आज़म, आपसे पूछने और आपको मुबारकबाद देने से पहले मैं ये चाहूँगा कि आप इस वक्त 3 साल से ज़्यादा अरसा आपको वज़ीर आज़म हो चुका है, क्या आपके वुज़रा किसी आम अवाम से मिलना गवारा करते हैं? वो अपने दफ्तरों में यानी बग़ैर सिफारिश के, बग़ैर किसी बड़े अरेंजमेंट के वो किसी शख्स से, आम अवाम से मिलते हैं? और अगर नहीं मिलते तो इस हवाले से क्या हम आपको 14 अगस्त के हवाले से, आज़ादी के हवाले से मुबारकबाद दें? इसी तरह से आपके जो सेक्रेटरीज़ हैं उनके टेबलों पर 8-8, 10-10 महीनों से, 12-12 महीनों से अहम तरीन फैसले की जो नवीयत की जो फाइलें हैं उनके टेबलों पर पड़ी हुई हैं, उन पर कोई फैसला नहीं हो रहा। लेकिन आज तक हम उनसे पूछने की हिम्मत भी नहीं कर सकते, इसलिए कि वो ब्यूरोक्रेट हैं। उनकी नाराज़गी होने की वजह से अरबों रुपए का नुकसान हो सकता है। लेकिन क्या मेरे वज़ीर आज़म, हम आपको मुबारकबाद दें कि आप कोई रिफॉर्म नामी कोई चीज़ ले आए हैं, और इसी रिफॉर्म के नारे पर आपने जनाब इशरत साहब जो साबिक स्टेट बैंक के गवर्नर थे, 3 साल आपने उनको यहाँ लगाए रखा, और वो जो पहले हाल से भी जो तबाही फेर कर गए हैं, और इस वक्त कोई सेक्रेटरी, कोई मुलाजिम जो है वो काम करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इन तमाम बीमारियों और मुश्किलात को सामने रखते हुए, और मैं ख़ुद ये मानता हूँ कि मैंने आपको वोट दिया था, इन तमाम गलतियों और तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए मेरे वज़ीर आज़म, हम ना चाहते हुए भी इस 14 अगस्त के हवाले से आपको मुबारकबाद देते हैं। लेकिन मखलूक खुदा तंग है आपके फैसलों से और आपके वुज़रा से, और इस वक्त जो इस लोगों के काम आपकी मिनिस्ट्रियों में फंसे हुए उन हवाले से कोई पुरसाने हाल नहीं। मैं चाहूँगा अपने जो साथी कफ़ील साहब हैं उनसे भी पूछूं कि हमारे जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं, और हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो वादा किया था कि कश्मीर के फैसले कश्मीर में हुआ करेंगे, तो आज 11 दिन हो चुके हैं हमारे वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो नियाज़ी साहब नंबर 2 हैं, उन्होंने आज तक आज़ादाना तौर पर अपनी काबीना बनाने का भी हक उनको नहीं मिल सका और वो काबीना नहीं बनाने में कामयाब नहीं हो सके। इसी तरह उनके इर्द गिर्द और इस वक्त जो हज़रत मौलाना गंडापुर साहब के जो फार्मूला है, जो गंडापुर साहब का जो इस वक्त एक नया महकमा खुला हुआ है, उस हवाले से भी हम ये जानना चाहेंगे कि उन्होंने जो इस वक्त कश्मीर कौंसिल के जो टिकट तकसीम किए हैं या जो एक मशीर लेने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी तरह से हमारे वज़ीर आज़म साहब ने जो जल्दी इजलत में अपने 25 आदमियों को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में उठाकर कश्मीर लिबरेशन सेल में भर्ती किया है, उस हवाले से भी मैं अपने सीनियर जो साफ़ी हैं उनसे पूछूंगा कि क्या ये जो लिस्ट है ये हकीकत पर मबनी है, और अगर ये हकीकत पर मबनी है और 11 दिनों में अगर हमारे वज़ीर आज़म साहब ने इस इजलत में इतना बड़ा ब्लंडर किया है, तो आने वाले 5 साल में वो क्या कुछ न कर पाएंगे? इस ख़जाने के साथ क्या होगा, लोगों की स्कीमों के साथ क्या होगा, लोगों के मनसूबों के साथ क्या होगा, उस हवाले से भी हम तफसीलन जानेंगे। जी राय साहब, मोस्ट वेलकम। तो हम सबसे पहले चलते हैं 14 अगस्त के हवाले से, क्या हम इस हालत में अपने वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दे सकते हैं? हम इस काबिल हैं कि ये कौम कि एक दूसरे को मुबारकबाद दें? शाह साहब, सबसे पहली बात यह है कि 14 अगस्त 1947 को जो मकसद लेकर पाकिस्तान अलग हुआ था मुत्तहिदा हिंदुस्तान से, तो आज सबसे बड़ा सवाल यह था क्या हमने वो मकासद हासिल कर लिए? क्या जिस मकसद के लिए बर सग़ीर के लाखों लोगों ने, मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी, क्या वो मकसद पूरा हो सका? 74 बरस गुजर गए शाह साहब। आज भी जो पाकिस्तान है, जो हम सारे रह रहे हैं, वो हम छोटे छोटे इशूज़ में उलझे हुए हैं। जो हमारा वसी मकासद था, जिस मकसद के लोगों ने कुर्बानियाँ थी, तो अफसोसनाक बात यह है कि हम 74 बरस गुजरने के बावजूद हम एक कदम ही उस तरफ नहीं बढ़ सकते जिसके लिए लोगों ने इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दी। आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि जो इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, या जो इस यानी मौजूदा हुकूमत के जो इन 2.5 सालों में जो पाकिस्तान जिस संगीन दौर से गुजरा है, तो वो और भी मज़ीद तशवीशनाक है। जहाँ 2018 में जहाँ पाकिस्तान था, तो आज अगर 2018 और 2021 के पाकिस्तान को मुआवजा करें, तो आपको बासियत एक यानी आपका अगर आप मतलब जो वेल विशर हैं PTI के, आपको खुद शर्मिंदगी महसूस होगी कि 2018 का पाकिस्तान, 2017 का पाकिस्तान इससे कितना बेहतर था। तो इमरान खान साहब को बिल्कुल आपने जिन यानी वो तवज्जो दिलाई है कि अगर यही हुकूमत का बुनियादी फ़र्ज़ होता है, उसकी ज़िम्मेदारी है कि उसके अवाम के लिए जो मसाइल हैं, अवाम को फलाह बहबूद है, रोज़मर्रा का मसला वो नहीं होता, क्या करेगा वज़ीर आज़म? अपने पंजाब तो उनके पास है, चीफ मिनिस्टर उनके पास है,
पंजाब के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ के डीसी को ये जिम्मेदारी लगा लें कि भाई जो टमाटर या दालें या जो चीज़ें ये उगाते हैं उनसे पूछो कि तुम अपने फसल वहाँ से जो फरोख्त करते हो तो किस हिसाब से करते हो और वो मंडी में कितने में पहुँचता है और उस पर उनका प्रॉफिट लगाकर हमें एंड प्रोडक्ट कास्ट क्या होनी चाहिए। क्या आप वज़ीर-ए-आज़म को ये मालूम करना मुश्किल है? शाह साहब इन 3 सालों में पंजाब हुकूमत अपने 6 तर्जमान बदली कर चुकी है। तो जो हुकूमत जिसको ये नहीं पता, जिसने हुकूमत का जो यानी अवाम के सामने चेहरा पेश कर रहे हैं, अवाम के सामने हुकूमती कारकर्दगी भी उनका नहीं है, हर 2 माह के बाद उसका वज़ीर इत्तलात मशीर इत्तलात जब बदली होता है उनकी अपने टीम के ऊपर शाह साहब भरोसा नहीं है, तो वो क्या लोगों को दिखाएंगे, क्या परफॉर्मेंस दिखाएंगे आप? छोटा सा ब्रेक पे जाते हैं और ब्रेक से वापस आने के बाद हम वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की कैबिनेट और उनके जो 25 आदमियों की भर्ती उस हवाले से तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। स्टे विद अस प्लीज। वेलकम बैक नाज़रीन। तो जी राय साहब, हमारे जो मैं वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, हमारे पास चूँकि वक्त बहुत कम है, आज 11 दिन हो गए कैबिनेट वो अपनी नहीं बना सके और उसमें पता चलता है कि वो टोटली मजबूर महज़ हैं और गंडापुरी फ़िलासफ़ी जो है उनका जो फार्मूला है उसके तहत वो क्वालिफाई करने में अभी तक नाकाम है। और जो इस वक्त पीटीआई के जो कश्मीर काउंसिल के जो टिकट मिले वो जिनको टिकट मिले हैं उनका पीटीआई से कोई ताल्लुक ही नहीं। मसलन जो ये शुजा राठौर साहब है ये अभी जी वो अभी कल की बात है, कल शामिल हुए। और इसी तरह ये मीर साहब को जो टिकट मिला ये भी एक कायदे आज़म के यानी ज़ोर पर, पैसे के ज़ोर पर ये टिकट लेकर फिर चले गए और आप ये इलेक्ट भी हो जाएंगे। तो इस हवाले से देखें इमरान वो कारकुन जिन लोगों ने जाने दी इस पीटीआई के लिए वो किधर है और क्या है? इमरान खान साहब का कश्मीर के हवाले से बिल्कुल वाज़ेह और 2 टोक मौक़िफ़ रहा है कि जो कश्मीर के फ़ैसले कश्मीर में होंगे। और उन्होंने इलेक्शन मुहिम के दौरान भी कहा था कि जब कश्मीरी पाकिस्तान के साथ फ़ैसला कर फिर भी हम आज़ाद कश्मीर के लोगों को, मकबूजा कश्मीर लोगों को, गिलगित के लोगों को आके देंगे, वो आज़ाद रहना चाहिए। यानी उनका ज़हन इतना कशादा है कि कश्मीरी के हवाले से। लेकिन दूसरी तरफ ये है उनकी हुकूमत जो 25 जुलाई को जो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन में जीती है तो वो अपने ही वज़ीर-ए-आज़म को अपनी काबीना बनाने का इख्तियार नहीं दे रहे। कितने अफसोसनाक बात है। ये जो सियासी फैसले दूर की बात है, कश्मीर का हल का मसला दूर की बात है। जब हम एक छोटा सा इख्तियार अपने ही मुंतखब अपनी ही पार्टी के वज़ीर-ए-आज़म को देने के लिए तैयार नहीं है, तो शाह साहब आज 12 दिन हो गए हैं, 12 दिनों में आज़ाद कश्मीर की काबीना नहीं है। एक वज़ीर-ए-आज़म साहब ने यानी 4 अगस्त को उसने यानी हल्फ लिया था, तो उस हल्फ के बाद से आज तक 5-6 मीटिंगें हो चुकी हैं। इख्तलाफ क्या शाह साहब? इख्तलाफ ये 3-4 धड़ेबंदी हैं। एक ग्रुप ये कह रहा है कि मेरा ये वज़ीर बनेगा, इसकी ये वजारत होगी, गंडापुर साहब की अलग लिस्ट आ रही है, सैफुल्ला नदी साहब की अलग लिस्ट आ रही है, कोई एक और अदारे की अलग लिस्ट आ रही है, बैरिस्टर सुल्तान की अलग लिस्ट आ रही है, तनवीर इलियास साहब की। ये तो वज़ीर-ए-आज़म कैसी इस अज़ाब में फंस गया है कि सोच रहा होगा बेचारा अब्दुल कयूम खान नियाज़ी साहब कि मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ कि मैं आराम से ज़िंदगी बसर करता, कहाँ से आके फंस गया हूँ। तो अभी जो इस हुकूमत के यानी अभी 2 हफ्ते होने को है, तो शुनूद यही है कि 17 अगस्त को सदर आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन है, तो सदर इलेक्शन के बाद है काबीना निकालना है। ये इसलिए डिले कर रहे हैं। ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इमरान खान साहब ने, शाह साहब सदर के किसी बुज़दार टाइप का इंतखाब नहीं किया, बल्कि ये यानी ख़दशा ये था कि जिस तरह के साथ वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब किया गया आज़ाद कश्मीर का, उसी तरह के साथ कहीं अगर सदर का भी इंतखाब कर दिया जाए तो फिर ये इससे बड़े कश्मीरियों की और बड़ी जब बदकिस्मती होती है। लेकिन हम यानी खान साहब के शुक्रगुज़ार हैं कश्मीरी कि उन्होंने एक बड़े कदकाठ के लीडर को, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को या सदर के लिए इंतखाब किया। यकीनी तौर पर यानी बहुत अरसे के बाद सरदार अब्दुल कयूम खान साहब के बाद, किया खुर्शीद साहब के बाद यानी बैरिस्टर सुल्तान एक सियासी सदर आएगा जिसकी अपना सोच है, एक अपना हल्का अहबाब है, दुनिया में उसकी जो पहचान है। यकीनन बैरिस्टर के इस ओहदे पर आने से इस ओहदे को तकवीन मिलेगी, ओहदे का उसका मर्तबा इजाफा होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो उषा साहब सबसे अहम बात है जी, मैं ये जो आपने इशारा किया था वो कश्मीर काउंसिल में, वो सारी कश्मीर लिबरेशन सेल में जो 24 तकरीरों की जो कल से सोशल मीडिया पे लिस्ट हुई है, तो इसमें कोई वज़ीर-ए-आज़म अब्दुल कयूम खान नियाज़ी साहब का कसूर नहीं है
कि उनके वो कोई किसी ना तो PTI के वो सदर हैं, ना PTI के किसी बड़े ओहदे पे हैं, उनको उठा के वजारत उज़्मा पे बैठा दिया गया। अब उनका तो ना तो इस PTI के कारकुनों से वाकफ़ हैं, ना उनका तल्लक अपने हल्के अब्बासपुर से है या उसके जो मतलब जो जमूली का हल्का हजीरा है। तो जितनी तगड़ियाँ हुई है इन मतलब जो लिस्ट अप्रूव हुई है, ये सारे के सारे हजीरा और अब्बासपुर के हैं। तो वज़ीर आज़म को चाहिए भी यही था कि उसका मुजफ्फराबाद के साथ कोई तल्लुक ही नहीं है, ना तो पार्टी का जिम्मेदार ही नहीं है। इजरत क्या थी? देखो उसका जब आपने एक ऐसे बंदे को वजारत उज़्मा की कुर्सी पे बैठा दिया जिसका PTI की सियासत के साथ कोई तल्लुक नहीं है, उसका ये नहीं पता कि बिम्बर में PTI के लिए किस कारकुन ने कुर्बानी दी है, कोटली में किस कारकुन कुर्बानी है, बाग में किस कारकुन है, रावलकोट में, हवेली की, मीरपुर में, उनका PTI के कारकुन PTI की सियासत के साथ कोई, तो वो तो अभी शामिल हुए हैं। जब वो अभी शामिल तो वो तो उनकी सारी की सारी तवज्जो अपने हल्के ऊपर है, अपने। अच्छा, मुझे ये बता दें नाज़रीन की इंफॉर्मेशन के लिए कि जनाब जो लिबरेशन सेल में ये जो 25 आदमी आए हैं तो 25 कुर्सी चाहिए इनकी बैठने के लिए। तो क्या पहले से जो फारूक अदर साहब ने जो बंदे भर्ती किए थे वो अभी फारग हो गए, उन्होंने विकेट कर दिया? ये टोटल को 54 पोस्टें हैं स्वाबदीदी, यानी पहले कोई 112-13 थी तो कट करके जो मतलब जो स्वाबदीद पोस्टें 54 हैं। तो अभी उसमें से मजीद एक खेपने आनी है। तो शाह साहब ये अदारा 1987 में कायम हुआ था तहरीक आज़ादी कश्मीर को उजागर करने के लिए कि उस दौरान सिकंदर आज़ाद साहब के दौर में ये था कि हमारे पास हुकूमत के पास हम एक ऐसा अलग से अदारा का। शाह साहब जिन लोगों की तैयारी हुई है उनका इस मसला कश्मीर या तहरीक आज़ादी से सिरे से ताल्लुक कोई नहीं है। तो ये जो अदारा बदकिस्मती आज एक सियासी रिश्वत का एक या नगढ़ बन चुका कश्मीर काउंसिल, तो ये अफसोस न बात है। यानी वो सारी कश्मीर लिबरेशन सेल है, तो कश्मीर लिबरेशन सेल बजाय मसला कश्मीर को उजागर करने के सियासी भर्ती का जो मरकज़ है, हम तो ये गुजारिश करें कि इसको ख़त्म कर दिया जाए। इससे पाकिस्तान की बदनामी होती है, सियासी कारकुनों की बदनामी होती है, छोटे 20-30 हज़ार इनको तनख्वाह देते हैं। तो ये इसको फौरी तौर पर ख़त्म करें। हम सिर्फ वज़ीर आज़म साहब से ये गुजारिश करते हैं कि आप सिर्फ अब्बासपुर के वज़ीर आज़म नहीं शाह साहब, आप कोई हजीरा के वज़ीर आज़म नहीं, आप पूरे आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म। तो आपको बाग पर ही तवज्जो देनी है, आपको मुजफ्फराबाद पे तवज्जो देनी है, आपको हटियाँ बाला पे, आपको नीलम पे, आपको बिम्बर पे, आपको कोटली पे, ये सारे के सारे तो आपके बच्चे हैं। तो अगर आप ये कहें कि आपकी जो स्वाबदीद है, स्वाबदीद का मतलब है कि एक आसामी वज़ीर आज़म के डिस्पोजल पर है, तो हम ये कहते हैं वज़ीर आज़म साहब अपनी इस यानी नज़र को मुजफ्फराबाद भी करो, कोटली भी करो, ताकि सारे बच्चे सारे कश्मीर के बच्चे आपके हैं। कोई ऐसा इस तरह के साथ बहुत गलत इंप्रेशन किया है, कल से सोशल मीडिया पर ज़ेर बहस है। हम गुजारिश यही करेंगे वज़ीर आज़म साहब की लिस्ट को फौरी तौर पर कैंसिल करें और जो PTI के कारकुन हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं पूरे आज़ाद कश्मीर, उनको हिस्सा दिया जाए। ज़रा कारकुनों का हक है कि वो जब हुकूमत आए तो हुकूमत में हिस्सा बने। तो ये अच्छी बात है कि वज़ीर आज़म साहब लिस्ट को कैंसिल करें और आज़ाद कश्मीर भर के हर ज़िले से इसको उनको जो हिस्सा दिया जाए। नाज़रीन, ये हमारी इस लिस्ट के हवाले से हमारी जो गुफ्तगू थी, इसी के साथ मैं आपको ले चलता हूँ नीलम की जानब के। वहाँ जो लकड़ी के साथ जंगल काट कर जिस तरह घर बनाए जा रहे हैं, अगर एक घर को बनते हुए अगर आप देखें और उसमें जो लकड़ी कंज्यूम हो रही है उस हवाले से देखें, और हमारे जो अरबाब इक़्तिदार हैं या हमारे जो जंगलात के वारिसीन हैं, वहाँ के जो चीफ कंजर्वेटर हैं, वज़ीर हैं, वो सारे लोग अगर देखें कि ये मकान जो बना रहे हैं वहाँ लोग अपनी रहाइश के लिए, इसमें जो लकड़ी कंज्यूम हुई है इस हवाले से ज़रा देखें और फिर ये असेस करें कि हमारे ये जंगलात जो टोटल हमारे जो 4% जंगलात रह गए हैं, ये 4% भी ज़ीरो पर कब पहुंच जाएंगे। इस हवाले से जी देखिए शाह साहब ये बहुत बड़ा सवाल था कि 2009 में आसिफ अली ज़रदारी आज़ाद कश्मीर कमाल जी, तो उस दौरान आज़ाद कश्मीर असम्बली से उसने खिताब करके कहा था कि हम इन लोगों को सब्सिडाइज देते हैं, हम इनको अगर मकान बनाने में मदद करें। उन्होंने पहला सवाल ये पूछा था कि क्लास के थ्रू लकड़ी काट कर कितने पैसे लेते हैं? 38 करोड़ रुपए मिलते हैं, 38 करोड़ रुपए हम देते हैं। फिर ये नीलम या उसमें से हटियाँ बाला के, ये बाग के, या जो इस तरह के इन लोगों को अपना अगर उसकी लकड़ी 2 लाख ही है, हुकूमत को चाहिए कि उसको सब्सिडाइज करिए, उसके उस एक जो मतलब गरीब आदमी की मदद करिए 2 लाख में उसका सरिया बनाने के लिए 100 चादरों की जरूरत है, तो आप उसको चादरों के अलावा सरिया दे दें, आप उसको जो सीमेंट दे दें। तो ये है कि ये तब हो सकता है शाह साहब कि जब कोई हुकूमत की यानी आवाम की हुकूमत को उसके आवाम के मसाइल से हो, उसके अपने मतलब जमालियात से वगैरह हो, अपने यानी जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से। लेकिन यह कि हम बिल्कुल बेइसी का शिकार हैं। तो जिस तरह के साथ तेज़ी
के साथ शाह साहब आज़ाद कश्मीर के यानी जंगल जो काटे जा रहे हैं। और शुनीद यही है कि वज़ीर जंगलात साहब जो पिछले यानी हुकूमत रहे 5 साल, यानी जिनका वो संगीन इल्ज़ाम है यानी वो दरख्तों के कटाए गए, उनको फिर दोबारा वज़ीर जंगलात बनाया जा रहा है, जब वो खुद वज़ीर जंगलात होंगे फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ आज़ाद कश्मीर के जंगलात का। मुझे नाज़रीन छोटे से ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। मैं ब्रेक से वापस आने के बाद आपको फिर दोबारा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के चंद जो आने वाले हमारे जो मुतालबे हैं या मनसूबे हैं या अवाम के हवाले से जो मसाइल हैं उन पर डिटेल बात करेंगे। स्टे विद अस प्लीज़। वेलकम बैक नाजरीन। तो जी हमने नाजरीन ये जो लिस्ट के हवाले से बात की, लेकिन राय साहब मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा, हमारे वज़ीर आज़म जो इस वक्त एक सैयद नमान शाह जो इस वक्त इस्लामाबाद में मुक़ीम है और वो मशीर हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर बनना चाहते हैं, और वो मशीर ऐसा बनना चाहते हैं कि जिस तरह से शेख रियाज गालिब चौधरी रियाज जो थे पीपल्स पार्टी के दौर में, बिल्कुल उनका रेप्लिका मशीर होगा कि आज़ाद कश्मीर में। और इनके बड़े ताल्लुकात हैं हमारे आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप से भी और हमारे जो राजा ज़ुल्करनैन साहब से उनके साथ भी। तो ये बड़े मुतहर्रिक एक इंसान है, बिजनेसमैन है। इस हवाले से आप क्या देख रहे हैं कि इनकी मशीर बनना जाने से आज़ाद कश्मीर में क्या होगा? शाह साहब, ये जो नुमान शाह साहब हैं जी, ये PTI के रहनुमा हैं और ये इनका इमरान खान साहब के साथ ही बहुत करीबी ताल्लुक़ है, सैफुल्लाह अज़ीज़ साहब के साथ ही बहुत करीब हैं। और जो और भी आमर कियानी साहब जो सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान वो तहरीक इंसाफ के, तो ये बहुत करीब यानी सबर किए जाते हैं। और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में इनके घर में लोग शामिल हुए, आखिरी जो यानी खेप शामिल हुई है जिसमें सरदार मीर अकबर समेत बेशुमार लोग, इन्होंने अपना घर पेश किया हुआ था कि मेरा घर लें, खिदमत लें और मैं हाज़िर हूँ। तो इन्होंने बड़ी खिदमत की है इस ये जो हमारे 2 माह का इलेक्शन मुहिम चली है ना, लोगों को शामिल करने में, ये वो इन्होंने अपना हिस्सा दिया है, अपनी खिदमत की है। तो ये कहते हैं अब उस खिदमत के सिला में हुकूमत का एक अहम तरीन जो शख्स है मोहतरम सैफुल्लाह अज़ीज़ साहब की पूरी कोशिश है कि इस नुमान शाह के ज़रिए से आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के ऊपर अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं, बिल्कुल उसी तरह के साथ जिस तरह के साथ चौधरी मजीद साहब के साथ है फरियाल तारपुर साहब ने चौधरी रियाज साहब को लगा दिया था। तो पूरे 5 साल में आज़ाद कश्मीर के जो असल वज़ीर आज़म से वो चौधरी रियाज साहब और इस्लाम मतलब हमारा इक़्तिदारी। मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये इस लिंक के ज़रिए कि आज़ाद कश्मीर के मौजूदा वज़ीर आज़म के साथ जो इंटराज जो गाड़ियों का जो जुलूस है वो तकरीबन 3540 गाड़ियों का प्रोटोकॉल उनको मुसलसल उसी तरह मिल रहा है जिस तरह हमारे राजा फारूक अदर साहब लिए चलते थे। इसी के साथ नाज़रीन मैं मकबूजा कश्मीर की तरफ चलता हूँ और एक छोटा सा क्लिप वहाँ के पंडित की ज़ुबानी आपको सुनाना चाहता हूं कि वहां के पंडित जो है वो कश्मीर के वाले से उनके जज्बात और उनके ख्यालात क्या है। जी, 1947 के जबरी इलाक से पहले कश्मीर एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क रहा है। 1947 में इस कौम को एक शहर में बेचा गया लाल चौक में, मन तू शुदी तू मन शुदम ताकस न गोयत बादस दिग्रम मन दिग्रम तू दिग्रम। We were sold for a song. Freedom is our birthright. Even heavens cannot snatch it. आसमान के फरिश्ते भी इस आज़ादी से मुझे महरूम नहीं कर सकते हैं। मैंने 550 साल मुगलों के खिलाफ लड़ा, डोगरा दौर शाही के खिलाफ लड़ा, पठान दौर के खिलाफ लड़ा और इसके बाद सिख दौर 34 साल का था। तो आज मेरे बुजुर्गों ने जो कुर्बानी दी है, ये 1927 में जब महाराजा हरी सिंह यहाँ का मोनार्क था, कश्मीरी पंडित जियालाल कौल, शंकरलाल जलाली, जियालाल कलम सबसे बड़े उस वक्त इंटेलेक्चुअल दानिश्वर माने जाते थे, प्रिंसिपल। उन्होंने आंदोलन चलाया क्योंकि पंजाब से यहाँ आते थे
ईद के दिन अजान नहीं सुनाने को दिया गया, मस्जिदों में गाँवों में जाने को नहीं दिया गया, और बच्चे जो है वो कह रहे हैं कि कहाँ गई आज ईद की कुर्बानी भी हम नहीं दे पाए क्योंकि माता पिता के पास पैसे नहीं हैं कि वो खरीद के करें, और उन्होंने घरों में ही नमाज पढ़े हैं और कोई जश्न का माहौल नहीं। कश्मीर के सेब नहीं है कश्मीर की लड़कियाँ, वहाँ की लड़कियों को तो आप मार रहे हो, इसीलिए आपको वहाँ पत्नियाँ नहीं मिल रही। पहले बिहार से मंगवा रहे थे और कह रहे हो बिहार से अच्छी वाली गोरी वाली अब हम कश्मीर से मंगवाएंगे, जैसे आप माल चुन रहे हो। ये एक तरह से लुटेरों वाली भाषा है, डकैतों वाली भाषा है। ये बेहुदगी जो है ये भाजपा के नेताओं की असली जो समझ है कश्मीर के प्रति वो दिखाता है। नाज़रीन, ये थी वहाँ की एक जो सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाली खातून, और उससे पहले आपने पंडित की जो जज्बात और ख्यालात आपने सुने कि कश्मीरी जो असल ओरिजिनल कश्मीरी है वो किस तरह से सोचते हैं, चाहे उनमें पंडित है या कोई मुसलमान है, उनकी सोच एक ही है कि कश्मीरियों को आज़ादी मिलनी चाहिए। इसी पर आज का हमारा प्रोग्राम ख़त्म होता है। आइंदा हफ्ते फिर इंशाअल्लाह आपके सामने हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफ़िज़।